लाभ पढ़ लिए क्या आपने? खरपतवारों से हानियां पढ़ी क्या अभी? नहीं पढ़ी? तो चलो आज हम पढ़ेंगे खरपतवारों से होने वाली हानियां। हेडिंग लिख ली क्या तुमने? हमने देखा था कि खरपतवार जो है वो फसल से प्रतियोगिता करते हैं। कितनी चीजों के लिए प्रतियोगिता करते हैं बेटा? याद है तुमको कि भूल गए? सच बताओ। पहली प्रतियोगिता किसके लिए करते हैं? जल के लिए। दूसरी प्रतियोगिता पोषक तत्व के लिए। तीसरी प्रतियोगिता स्थान के लिए। चौथी प्रतियोगिता प्रकाश के लिए। और पांचवी प्रतियोगिता CO2 के लिए। याददाश्त तो तेज है तुम्हारी। अब देखो, एक शब्द आता है जिसका नाम है जलोत्सर्जन गुणांक। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान से एक फसल का पौधा जितना पानी उड़ाता है उसको हम कहते हैं जलोत्सर्जन गुणांक, है ना? तो जलोत्सर्जन गुणांक की अगर हम बात करें, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट, जलोत्सर्जन गुणांक। अगर हम फसलों में बात करें तो ज्वार का सबसे ज्यादा होता है शुष्क क्षेत्रों में। मतलब सबसे ज्यादा पानी शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसल उड़ा रही है? यहाँ पर ज्वार। और ये होता है 430। खरपतवारों की शुरुआत करें, जैसे खरपतवार आता है कुंदा, इसका होता है 556। दूब घास जो होती है ना, इसका होता है 813। मतलब लगभग लगभग डबल। और एक खरपतवार आता है टेफेरोजिया परप्यूरिया, जिसको जंगली नील हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसका जलोत्सर्जन गुणांक होता है 1108। मतलब ये खुद पानी पिए उससे अपने कोई तकलीफ नहीं है, पर ये 3-3 गुना पानी ज्यादा उड़ा देते हैं और मृदा जल में कमी ला देते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जल के लिए कौन करता है? टेफेरोजिया परप्यूरिया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जंगली नील। मैं लिंक देता हूं, ठीक है? चलो, दूसरी बात आती है पोषक तत्व। तो ऐसा कहा जाता है कि फसलों को दिए जाने वाले उर्वरकों का 7 से 20% जो है वो कौन ग्रहण कर लेता है बेटा? खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। कितना मात्रा ले लेते हैं? 7 से 20%, है ना? तीसरा स्थान। स्थान में तो कुछ लिखना नहीं। प्रकाश। देखो, खरपतवारों में वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा देखी जाती है ना? उनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती है, तो अधिक प्रकाश ग्रहण करके फसलों के ऊपर छाया कर देते हैं। ये लिखने की बात नहीं है। CO2 की बात करें तो खरपतवारों की पत्तियों में ज्यादा पर्णरंध्र होते हैं। मान लो कि एक फसल की पत्ती है हमारे पास और एक खरपतवार की पत्ती है। यहां अगर ऐसे दूर दूर पर्णरंध्र है तो खरपतवार में प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है बताओ? इससे ज्यादा मात्रा में वायु अंदर ले सकते हैं और CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो यह विशेषता केवल खरपतवारों में पाई जाती है ना? खरपतवारों में पर्णरंध्रों की संख्या अधिक होती है। इससे एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। फायदा क्या है कि कम CO2 वाली स्थिति में भी वो ज्यादा मात्रा में हवा ग्रहण करके भी आसानी से पोषक तत्व आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ऐसी अवस्था जहां हमारी फसलें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती वहां भी खरपतवार कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये खरपतवार हमारी फसलों से प्रतियोगिता करते हैं। दूसरी हानि, ये एक तो हो गई प्रतियोगिता। दूसरी हानि होती है उपज में हानि। उपज में क्या हानि करेंगे बताओ? ऐसा माना जाता है कि फसल की उपज में जो कमी आती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है बेटा? कितना योगदान होता है? अब कई बार क्या अपन इस बात को गलत तरीके से समझ लेते हैं। मान लो 100 क्विंटल गेहूं होने वाला था। कितना होने वाला था? खरपतवारों की वजह से कितना होगा? बताओ कितना होगा? 77। यही तो गलती है। अगर ऐसा मान लेंगे अपन तो फिर तो यहां लिख लेंगे अपन के कीट की वजह से 26% हानि होती है, रोग की वजह से 20% हानि होती है और अन्य कारणों से 21% हानि होती है। तो उपज शून्य नहीं आ जाएगी क्या? तो ऐसा माना जाता है कि जहां 100 क्विंटल गेहूं हो सकता था, अगर वहां पर 90 क्विंटल गेहूं हुआ है तो हानि कितनी हुई है? उस 10 का 33% किसके कारण? उस 10 का 26% किसके कारण? उस 10 का 20% और उस 10 का 21। मतलब ये हानि का प्रतिशत है, कुल उपज का प्रतिशत। देखो हुआ नहीं? अपना डाउट क्लियर क्यों नहीं हुआ? अपने तो यही लगता था जहां 100 क्विंटल हो रहा था खरपतवार उग गए 77 ही बचा, फिर कीट और कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं मामला। तो ये हानि में उनकी भागीदारी है ना? मान लो जहां 100 क्विंटल गेहूं हो सकता था, अगर 90 क्विंटल हुआ तो हानि कितने क्विंटल की हुई? 10 क्विंटल की। अब उस हानि का 33% जिम्मेदार कौन है? खरपतवार। मतलब 3.3 क्विंटल किसके कारण कम हुई उपज? खरपतवार। 2.6 क्विंटल कीट के कारण, 2 क्विंटल रोग के कारण और 2.1 क्विंटल अन्य कारणों से, जैसे चूहे हो गए या ज्यादा धूप कम, बहुत सारे कारण है उपज में कमी के। चलो, अब ये खरपतवार जो है ना, ये सबके लिए हानिकारक है। जैसे हम बात करें मनुष्य के लिए हानिकारक, पशुओं के लिए हानिकारक, फसलों के लिए हानिकारक तो है ही है, पौधों के लिए
ये याद करने की सुविधा से इसे बना दिया मैंने ना। सबसे पहली हानि किसमें थी? प्रतियोगिता। दूसरी हानि क्या है? फसलों की उपज को कम कर देते हैं। फिर मनुष्य में, पशुओं में, पौधों में और मृदा में भी हानि। वो तो भगवान ने लिखा, तो भगवान के भी हानि पहुंचा देते अपन। चल, हम मनुष्य में खरपतवार कैसे हानि पहुंचाते हैं? मुझे बताओ, सरसों में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए तो क्या हो जाता है बेटा? ड्रॉपसी। तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो, 2-2 3-3 कोचिंग कर ली तुमने। ड्रॉपसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जलोदर रोग। क्या कहते हैं? जलोदर रोग हो जाता है। जलोदर का मतलब उदर में जल भर जाना, पेट में पानी भर जाता है, सभी जो टिश्यू है ऊतक है उनमें सूजन आ जाता है, और ऐसे जोर से दबाओ तो पानी निकल जाता है ना। खास करके मछलियों का रोग है ड्रॉपसी। किसका बेटा? मछलियों में ड्रॉपसी ज्यादा होती है, मछलियां फूल जाती है, उनके अंदर पानी भर जाता है। इंसानों में भी हो सकता है। किस कारण से? देखो मछलियां दिखाएगा, ये दिखा रहा, ये इंसान। इडेमा मतलब सूजन। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ड्रॉपसी। के गड्ढा पड़ गया बेचारे बच्चे। दूसरा, गाजर घास और घास के परागकण। बताओ क्या कर देंगे? अस्थमा क्या होता है? दमा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, अस्थमा कोई रोग है क्या? नहीं है, ये एक अवस्था है जब आदमी गहरी सांस ना तो ले पाता और ना ही ज्यादा देर तक रोक पाता है। मतलब ऐसा माना जाता है 50% मेंटल है और 50% फिजिकल। खींचो देखे सांस, ये अस्थमा है? मुझे नहीं, जिसके खांसी निकल जाती है ना उसके है ना। आदमी की श्वसन क्रिया जो है वो प्रभावित हो रही। पहले बचपन से सिखाया जाता है गहरी सांस लो, पेट से सांस लो। आधे रोग तो यूं ही नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। तो अभी अगर अपन ध्यान दे अपनी सांस पे तो अपन बहुत उतली सांस लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सांसें, है ना। चलो, तो अस्थमा का मतलब क्या है? आदमी ना तो लंबी सांस ले पाता है ना ही उसको देर तक रोक पाता है। अच्छा, गाजर घास जो है वो त्वचा एलर्जी भी कर देती है। क्या कर देती है बेटा? तुमने देखा है कोई मरीज? नहीं देखा? अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। इसके लिए टेस्ट होता है, पार्थेनियम टेस्ट, और एक वैक्सीन आती है। अगर वो नहीं अवेलेबल हो अस्पताल में तो 100% जाना तय है। ये देखो, जलने जैसे सिम्टम होता है, जैसा लगा आदमी जल गया काय में पेट्रोल वेट्रोल डाल के। ये देखो, दिख रहा है अंकल जी? ऐसी चीजें देखते हैं लोग आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर ले लिया, कहीं बायोलॉजी लेते तो। दूसरी और तीसरी, गाजर। पशुओं में हानि। तो पशुओं में 2 प्रकार की हानि है ना। एक तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। किससे हो सकती है बताओ? बरु यानी जंगली ज्वार खाने से। जैसे ज्वार में हानिकारक पदार्थ क्या होता है बेटा? हाइड्रोसाइनिक अम्ल। वैसे ही जंगली ज्वार में भी हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, और जिसको खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, पशु उत्पाद में हानि। जैसे मान लो अपन बात करें कि दूध में दुर्गंध पैदा करने वाले खरपतवार कौन से? एक तो हुलहुल है और एक प्याजी है। अगर अपनी भैंस लहसुन खा ले क्या होगा? दूध में बहुत भयंकर दुर्गंध आती है ना। मैं तो कह रहा हूं कि काजू खिलाओ, काजू शेक, केले खिलाओ, बनाना शेक, आइसक्रीम का ठेला हटा दो, भैंस खड़ी कर दो, लो क्या खाना? पाइनएप्पल शेक। अच्छा, भेड़ों की ऊन की गुणवत्ता को खराब कौन करता है? कोकरू। और वो एक और आता है ना, कोकलबर। कोकलबर नहीं देखा तुमने? मैं दिखा देता हूं। ये वाला। तुम तो इसको कोकरू समझते हो, ये कोकरू नहीं है ना, ये कोकलबर है, जेंथियम स्ट्रूमेरियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने बहुत सर्च करा, मुझे आज तक नहीं मिला। क्या कहते हैं? अर्थगल, वनोकरा, डब्बू अस्सारी। अपने यहां तो कुछ भी नहीं कहते। छोटा धतुरा, संकेश्वर। देखो, त्वचा संबंधी बीमारियों, फोड़े फुंसी, घाव, हर्पीज के इलाज में सहायक, मूत्र संबंधी समस्याओं, पेट के कृमियों के इलाज में लाभकारी, बुखार कम करने। तो के लिए कैसे हानिकारक होता है बताओ? एक शब्द अपन पढ़ते हैं, एलिलोपैथी। क्या पढ़ते हैं बेला? क्या होता है एलिलोपैथी? एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी भी 2 तरह की होती है। एक डायरेक्ट एलिलोपैथी के पहले आदमी ने दूसरे आदमी गोली मार दी, मतलब पहले पौधे से कोई हानिकारक पदार्थ निकला, उसने दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचा। पर ऐसे में तो दोनों की दुश्मनी हो जाएगी। तो फिर होती है फंक्शनल एलिलोपैथी, कि पहला पौधा जो पदार्थ निकालता है दूसरे पौधे को हानि नहीं पहुंचाता, पर वो पदार्थ कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऐसे विष में बदल जाता है जो दूसरे पौधे को हानि पहुंचाता है। जैसे सुपारी देखे तो पहला वाला पदार्थ क्या निकालता है?
पहला वाला पौधा एक पदार्थ निकलता है जो दूसरे पौधे को हानिकारक नहीं होता, पर सूक्ष्म जीव उसको कायम बदल देते हैं हानिकारक पदार्थ, उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल एलिलोपैथी। क्या कहेंगे? तो कएक घास और जंगली जई गेहूं एवं मटर के अंकुरण को रोक देते हैं। तो पूरी तरह 100% तो नहीं रोकते हैं, है ना, थोड़ा कम कर देते हैं। एक और आता है सफेद मोथा, जिसको हम साइप्रस एस्कुलेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइप्रस रोटुंडस मतलब बैंगनी मोथा, है ना, और साइप्रस एस्कुलेंटस मतलब, तो ऐसा कहा जाता है साइप्रस। साइप्रस को मैं मोथा ही लिख देता हूं यहां पे ताकि तुमको याद रहे। ये क्वेश्चन आईसीआर 2020 में आया है ना। साइप्रस की गांठें मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती है। अब देखो इतनी देर से अपन पढ़ रहे हैं, बताओ कितने हानियां पढ़ ली अपन ने? है सबसे पहले हानि, प्रतियोगिता कितनी चीजों के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मुझे बताओ जल में जलोत्सर्जन गुणांक सबसे ज्यादा किसका है? जंगली नील, टेपेरोजिया, पर्लप्यूरिया, ना, टीपी भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और दूब घास का 813 और कुंदा का 556 और ज्वार का 430। खरपतवार कितने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते? 7 से 20% तक हानि पहुंचाते हैं ना पोषक तत्व, उर्वरकों का उपयोग खरपतवार कर ले। अच्छा बताओ, खरपतवारों पत्तियों में ज्यादा रंध्र होंगे कि फसल के पौधों की? खरपतवारों में। अच्छा दूसरी हानि किसमें हुई थी? उपज में। बेटा मैं यूं कह रहा हूं कि एग्रोनॉमी घर जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही ध्यान से देखो। मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूं कि आदमी धीरे धीरे सीखता है ना। अगर मैं सुपर फास्ट स्पीड में लिखा दूंगा, घर जाकर रटना पड़ेगा, रटना है ही नहीं काम, ठीक है। उपज में बताओ जो हानि होती है उसका 33% किसके द्वारा, और 26% और 21% अन्य, और 20% रोगों के द्वारा। ये 33% वाला प्रश्न जो है 4 अलग अलग एग्जाम में आया है। एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एमपी की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा है, पर एमपी की 11वीं 12वीं की किताबों में 45% लिखा हुआ है, इसलिए सबका गलत हो गया। जिन्होंने पढ़ के गए ना उनका सबका गलत हो गया। तो राजस्थान के 3 बच्चे सिलेक्ट हुए उस एग्जाम, किसकी वजह से? इस सवाल की वजह से, नहीं तो नहीं होते, है ना। उन्होंने खूब कोशिश करी, केस वेस भी लगाया, कुछ नहीं होता वहां जाने के बाद। चलो फिर अगला, अगली हानि किसमें? मनुष्य में। कितनी हानियां हैं? 3। पहली क्या है? सत्यानाशी से ड्रॉप्सी हो जाता है। दूसरी हानि क्या है? तीसरी हानि क्या है? गाजर घास से त्वचा एलर्जी हो जाती है। फिर अगली हानि पशुओं में। पहली हानि क्या है? मृत्यु भी हो सकती है जहरीले खरपतवारों से। और दूसरी हानि क्या है? उत्पादन में कमी होती है। हम कहें कि दूध की गुणवत्ता खराब कौन करता है? हुलहुल और प्याजी। दूसरा, ऊन की गुणवत्ता को खराब कौन करता है? गोखरू और कोकलबर, दोनों ही करते हैं। चलो फिर अपन ने देखा फसलों में हानि, है ना। पहली हानि तो क्या हुई? एलिलोपैथी। कौन करता है एलिलोपैथी? जंगली जई और कोई घास गेहूं एवं मटर के अंकुरण को प्रभावित कर देती है, रोक देती है। दूसरी, अरे लिखा है ना, साइप्रस मोथा मक्का की वृद्धि को प्रभावित कर। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं ना तुम्हारा दिल बैठने लग जाता है, बस बस, अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा। देखो फिर से, बस बस क्या होता है? ये एक तो हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पॉइंट अपन ने इनको 5 ही कर दिया है ना। अगला, मृदा के मूल्य को खरपतवार कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मृदा के मूल्य को कम करते हैं। कैसे कम करेंगे बताओ? मान लो अपन जमीन खरीदने गए, खेत खरीदने गए, वहां तो बहुत सारे खरपतवार उगे, तो क्या अपन पहले जितने पैसे देने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिस प्लॉट में बबूल उगे रहते हैं उसको लोग खरीदते भी नहीं, है ना। इसलिए तो देखो कॉलोनी वाले कैसे सजा के रखते हैं, बिल्कुल नई कॉलोनी। तो मृदा का मूल्य कम करते हैं। इनके नियंत्रण में धन, श्रम एवं समय की हानि होती है। तीनों चीजें खराब होते हैं ना। अब तुम बताओ 1-2 हानियां। चलो बोले हम क्या बताया, आप पढ़ा रहे, आप भी बताओ ना, दिमाग तो चलाओ थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, एलिलोपैथी जड़ों द्वारा विषैले पदार्थ ही है। चलो लिखो,